हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिवीजन क्लास ऑफ चार्जेस चैप्टर। तो इस चार्जेस चैप्टर में अगर हम देखें तो दो पार्ट में बना सकता हूँ। एक तो आप देख सकते हैं आरसीएम वाली चीज़ें होती हैं यहाँ पे, और दूसरी जो चीज़ आती है चार्जेस के अंदर वो आ जाता है आपका कॉम्पोजिशन स्कीम। तो एक तो आरसीएम और दूसरा कॉम्पोजिशन स्कीम। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये होती है कि सीजीएफटी कब लगेगा, एफजीएफटी कब लगेगा, यूटीजीएफटी कब लगेगा और आईजीएफटी कब लगेगा। अगर दोनों ही एक ही स्टेट के अंदर हो रहा है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, सीजीएफटी एफजीएफटी। पर अगर वो दो अलग अलग स्टेट्स में हो रहा है, या अगर प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ सप्लायर आप कह सकते हैं कि अलग अलग है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट। अगला यूनियन टेरिटरी में होगा तो क्या लग जाएगा आपका, यूनियन टेरिटरी में विथ लेजिस्लेचर हो सकते हैं और विदाउट लेजिस्लेचर। विथ लेजिस्लेचर में दिल्ली आ जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसे केस में क्या लगेगा, सीजीएफटी एफजीएफटी। पर अगर विदाउट लेजिस्लेचर है तो क्या लगेगा, सीजीएफटी और यूटीजीएफटी। इज दिस क्लियर एवरीवन? लेवी और कलेक्शन की अगर हम बात करें तो सीजीएफटी और एफजीएफटी लगता है इंट्रा पे, और आईजीएफटी लग जाता है किस पे, इंटर पे। कलेक्ट कौन करेगा, कलेक्ट करेगा एक टैक्सेबल पर्सन। कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि जीएसटी पे लगता ही नहीं है, वो है अल्कोहलिक लिकर। जो एचपी मैन मैंने आपको पढ़ाया है ना, एचपी मैन यानी हाई स्पीड डीजल, पी फॉर पेट्रोलियम क्रूड, एम फॉर मोटर स्पिरिट जिसको हम पेट्रोल भी कहते हैं, ए फॉर एविएशन टर्बाइन फ्यूल और एन फॉर नेचुरल गैस। ये जो पांच चीज़ें हैं, इन पांच चीज़ों के ऊपर जीएसटी लगेगा। पर जीएसटी लगेगा कब, नोटिफाइड डेट से। कब से, नोटिफाइड डेट से। इज दिस क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे वैल्यू के लिए अपन सेक्शन नंबर 15 में जाते हैं, जो हमारे दूसरे चैप्टर में आएगा, अभी यहाँ नहीं आएगा। रेट मैक्सिमम कितना होगा, 20% फॉर सीजीएफटी और 20% हो जाएगा क्या आपका एफजीएफटी। अगर हम आईजीएफटी की बात करें तो आईजीएफटी में दोनों रेट मिलके आते हैं, तो कितना हो जाता है, 40%। नोटिफाइड डेट से कहा कौन सी चीज़ आने वाली है, एचपी मैन आने वाली है। रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज में बहुत सारी लंबी सी लिस्ट है, उस लिस्ट के ऊपर क्या लग जाता है आपका, आरसीएम। तो आइए उस लिस्ट को अपन ज़रा अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या आती है हमारी, जीटीए। जीटीए के केस में आपको क्या लग जाता है, आरसीएम। तो जीटीए के केस में आप चीज़ एक ध्यान रखिएगा, जीटीए में 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 5% पे आरसीएम, दूसरा ऑप्शन 5% पे एफसीएम और तीसरा ऑप्शन 12% पे एफसीएम। लेकिन 5% ऑफ एफसीएम वाले में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। यहाँ पे भी अगर आपको एफसीएम में स्विच करना है तो बिल्कुल ऑथर वाले केस के जैसे ही यहाँ पे भी आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है, और वो जो डिक्लेरेशन होता है वो डिक्लेरेशन आप 1 ईयर के पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते। 1 ईयर के पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद एक चीज़ और याद रखना कि जीटीए अगर स्पेसिफाइड लोग को सर्विस नहीं दे रहा है, या अगर गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है, तो इन दोनों केसेस में आपका आरसीएम नहीं लगता। इन दोनों केसेस में आपका आरसीएम नहीं लगता अगर जीटीए स्पेसिफाइड लोग को नहीं दे रहा है, और अगर गवर्नमेंट को नहीं, अगर गवर्नमेंट को दे रहा है तो। स्पेसिफाइड लोग को नहीं दे रहा है और अगर गवर्नमेंट को दे रहा है तो। स्पेसिफाइड लोग कौन नहीं है, तो अगर इन शॉर्ट बोलूँ ना तो बेसिकली इंडिविजुअल की बात होती है यहाँ पे, एचयूएफ की बात होती है यहाँ पे। तो इंडिविजुअल एचयूएफ मान के चलिए कि इनके ऊपर नहीं लगता मोटा मोटी, बाकी तो सभी के ऊपर लगता है। तो स्पेसिफाइड लोग कौन कौन है, स्पेसिफाइड लोग कौन कौन है, तो स्पेसिफाइड लोग में आ जाते हैं फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म, एलएलपी, वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, कंपनी, रजिस्टर्ड पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये सारे लोग आ जाते हैं किसमें, स्पेसिफाइड कैटेगरी की लिस्ट में। अब पॉइंट नंबर 2, अगर एडवोकेट, इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट, अगर एडवोकेट अगर सर्विस दे रहा है किसको, बिजनेस एंटिटी को, तो क्या लग जाएगा, आरसीएम। कौन टैक्स पे करेगा, बिजनेस एंटिटी पे करेगा। तीसरा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर बिजनेस एंटिटी को दे रहा है तो किसको टैक्स पे करना है, बिजनेस एंटिटी को। स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सरशिप किसको दे रहा है, अगर स्पॉन्सरशिप दे रहा है बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म को, तो क्या लग जाएगा, आरसीएम। बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म ही होनी चाहिए। अगला पॉइंट नंबर 5, अगर गवर्नमेंट अगर कोई कुछ सर्विस दे रही है किसको, बिजनेस एंटिटी को, तो क्या लग जाएगा, आरसीएम, यानी बिजनेस एंटिटी पे करेगा। लेकिन इसके अंदर पति नहीं आता, क्या नहीं आता, पति नहीं आता, या पति के ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है। पी फॉर
पोस्ट, ए फॉर एयरक्राफ्ट वेसल, टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, आई फॉर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। पर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट रजिस्टर्ड पर्सन को करती है तो वहाँ पे आरसीएम लगता है। अगर वो बिजनेस एंटिटी को करेगी तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर रजिस्टर्ड पर्सन को करेगी तो लगेगा। ठीक है, यही कवर्ड है पॉइंट नंबर 5A के अंदर। अब रेसिडेंशियल ड्वेलिंग अगर है तो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के केस में भी क्या लगता है, आरसीएम। पॉइंट नंबर 6, अगर डायरेक्टर है तो डायरेक्टर अगर कंपनी को सर्विस दे रहा है तो ये चेक कर लीजिएगा बस कि जो डायरेक्टर है ना वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए। डायरेक्टर कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। वैसे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का एक टाइप होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, पर ये दो वर्ड आपको देखेगा नहीं मिलेगा, तो समझ जाइएगा कि जीएसटी लग रहा है। और जीएसटी आप पे करेंगे कैसे, आरसीएम के थ्रू। अगर इंश्योरेंस एजेंट अगर इंश्योरेंस कंपनी को देता है तो क्या लग जाता है, आरसीएम। अगर रिकवरी एजेंट अगर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी को देता है तो क्या लग जाता है, आरसीएम। अगर म्यूज़िक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट यानी ये जो आर्टिस्टिक लोग हैं अगर इन लोग किसी कंपनी को दे रहे हैं, प्रोड्यूसर को दे रहे हैं तो क्या लग जाएगा, आरसीएम। लेकिन अगर कोई ऑथर है और अगर वो ऑथर अगर किसी पब्लिशर को दे रहा है सर्विस तो इसके ऊपर ऑप्शन है, ऑथर चाहे तो आरसीएम में जाए, ऑथर चाहे तो एफसीएम में जाए। क्लियर हुआ आप लोग को। ऑथर अगर एफसीएम में जाना चाहता है तो एक चीज़ बस इसको करना पड़ेगा कि एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, और वो जो डिक्लेरेशन है वो डिक्लेरेशन 1 ईयर के पहले वो विड्रॉ नहीं कर सकता। क्लियर है आप लोग को। अगला, ओवरसीइंग कमेटी। अगर ओवरसीइंग कमेटी अगर आरबीआई को देता है सर्विस तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, आरसीएम। इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, यानी यहाँ पे मेन वर्ड क्या है, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अगर किसको दे रहा है, बैंक या एनबीएफसी को दे रहा है, किसको, बैंक या एनबीएफसी को दे रहा है तो क्या लग जाएगा, आरसीएम। अगर बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक को दे रहा है, आरसीएम। एजेंट और बिजनेस करेस्पॉन्डेंट को दे रहा है तो आरसीएम। अगर सिक्योरिटी सर्विस वाला, सिक्योरिटी सर्विस अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो क्या लग जाएगा, आरसीएम। इन एक्सेप्शन क्या है, गवर्नमेंट और दूसरा कॉम्पोजिशन पर्सन, इन दोनों के ऊपर आरसीएम नहीं लगता। क्लियर हुआ। देन अगर आप मोटर व्हीकल को अगर आप रेंट पे दे रहे हैं और अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट अगर बॉडी कॉर्पोरेट को देता है तो क्या लग जाता है, आरसीएम। बाकी सारे केसेस में क्या है आपका, एफसीएम। तो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को ले देगा तो भी एफसीएम, बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट होगा तो भी एफसीएम। सिर्फ अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट अगर बॉडी कॉर्पोरेट को देगा तो क्या रहेगा आपका, आरसीएम। देन सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम में बोरोवर को यहाँ पे आरसीएम देना पड़ता है। गॉट इट। उसके बाद वापस आइए, लेट अस रिकैपिचुलेट में वापस आ जाइए। चलिए देखिए, आरसीएम हो गया। इसके बाद ई कॉमर्स ऑपरेटर में 9(5) लगता है, और 9(5) में 4 टाइप के लोग हैं। एक तो ओयो यानी होटल वाले के केस में अगर वो लायबल है, अगर होटल ही लायबल है तो कौन पे करेगा, होटल। पर अगर होटल लायबल नहीं है तब कौन पे करेगा, ओयो यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगला ओला में ई कॉमर्स लगता है। अगला जोमेटो में ई कॉमर्स लगता है। और चौथा अर्बन क्लैप यानी हाउस कीपिंग सर्विस, यहाँ पे भी क्या लग जाता है आपका, ई कॉमर्स ऑपरेटर का प्रोविजन लगता है। यानी ये जो ऐप्स है ना, ये ऐप यहाँ पे क्या करेंगे, आपका टैक्स पे करेंगे। अब कॉम्पोजिशन स्कीम में आ जाते हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम में लो रेट रहता है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा सिंपल प्रोसीजर रखा गया है, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, टर्नओवर के अमाउंट में सीधा रेट को इंटू कर दो, काम खत्म। एनुअल रिटर्न इनका बहुत ही सिंपल सा बनाया गया है। ठीक है। अच्छा, 10(1), 10(2) में क्या बात लिखी गई है, तो 10(1) में बोला गया है कि अगर आप मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड है तो आपके लिए जो टर्नओवर रहेगा वो कितना रहेगा, 1.5 करोड़। अगर आप ट्रेडर ऑफ गुड है तो भी आपके लिए कितना रहेगा, 1.5 करोड़। और अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस वाले हैं तो भी आपके लिए कितना रहेगा, 1.5 करोड़। यहाँ पे लेकिन सिर्फ गुड ही अलाउड है। तो क्या सर थोड़ा भी सर्विस अलाउड नहीं है? यस, इन दोनों के लिए थोड़ा सर्विस अलाउड किया है। इस थोड़ा सर्विस को इंग्लिश में बोलते हैं मार्जिनल सर्विस। मार्जिनल सर्विस यानी कितना अलाउड है, 10% ऑफ टर्नओवर और ₹5 लाख।
विच एवर इज़ हायर, 10% ऑफ टर्नओवर या ₹5 लाख विच एवर इज़ हायर। इतना सर्विस अगर आप देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका अलाउ हो जाएगा। अब 10(2) में क्या लिखा है, बहुत सारे कंडीशन लिखे हैं। 10(2) में कंडीशन लिखे हैं, जैसे कलेक्शन हो सकता है क्या, नहीं कलेक्शन नहीं हो सकता। आईटीसी हो सकता है क्या, नहीं आईटीसी भी आप नहीं ले सकते। क्या आपको बोर्ड में आपको बातें लिखनी पड़ेगी कि आप सीटीपी हैं, यस। क्या आपको बिल में बातें लिखनी पड़ेंगी, यस। अगर मान लीजिए कि आपका पति के अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, पति भी नहीं पाती बोलना चाहिए, पाती यानी पान मसाला, एरेटेड वाटर, ऐश ब्रिक वगैरह, टी फॉर टोबैको, आई फॉर आइसक्रीम, पाती है कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो भी आप क्या हो जाएंगे, इन एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, इंटर स्टेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, इन एलिजिबल। लेकिन जब आप टर्नओवर चेक करें ना, ये 1.5 करोड़ वाला, तो 1.5 करोड़ वाला टर्नओवर आप पिछले साल का चेक करते हैं, तो पिछले साल में अगर आप इंटर स्टेट कर रहे होंगे चल जाएगा। इस साल आपको इंटर स्टेट नहीं करना है। क्लियर हुआ आप लोग को? तो ये हो गया 10(2) की बातें। फिर 10(2)A में क्या आता है, 10(2)A में आ जाता है अदर सर्विस। अदर सर्विस के केस में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आपका टर्नओवर होता है वो होता है 50 लाख तक। अगर आपका टर्नओवर 50 लाख तक है तो आप आ सकते हैं, और आपके लिए जो रेट एप्लीकेबल होगा वो कितना होगा, 6%। बाकी ये जो कंडीशन है, ये सारे कंडीशन यहाँ पे भी लागू होते हैं। अगर मैं बात करूँ मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड की, तो यहाँ पे कितना रेट है, 1%। ट्रेडर के लिए 1%, लेकिन 1% ऑफ वॉट, टैक्सेबल टर्नओवर। बाकी में पूरा टर्नओवर लेना है। यहाँ पे क्या लेना है, टैक्सेबल टर्नओवर। और रेस्टोरेंट के लिए क्या लेना है, 5% ऑफ टर्नओवर। क्या लेना है आपको, 5% ऑफ टर्नओवर। क्लियर हुआ? प्रोसीजर क्या है, अगर आप नए नए रजिस्ट्रेशन लिए हैं तो इंटीमेट कर दीजिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। लेकिन अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो फिर आप बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर के 60 दिन के अंदर अंदर आप बता दीजिए। फाइनेंशियल ईयर चालू कब हुआ, अप्रैल में, अप्रैल से 60 दिन के अंदर अंदर आप बता दीजिए कि आपको कॉम्पिटिशन स्कीम में आना है। सभी के लिए 1.5 करोड़ है, सर्विस वालों के लिए 50 लाख है 10(2)A के अंदर। लेकिन जो स्पेसिफाइड एरियाज हैं, जैसे कि आपका M2 NT और मासू, ये वाले जगह में आपका कितना रहेगा, 75 लाख। गॉट इट एवरीवन? आगे आते हैं, ये रेट दिए हुए हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। कंडीशन है CTP NRTP नहीं होना चाहिए, इनवर्ट सप्लाई नहीं करना है अपने को, नोटिफाइड गुड्स, पाती वाले गुड्स नहीं देने हैं, ये आपको बिल में, ये आपको बोर्ड में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत सारे कंडीशन है, इसको ज़रा पॉज करके पढ़िएगा ज़रूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाती गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है। ई-कॉमर्स ऑपरेटर जो TCS काटता है, अब वो वाले इंसान नहीं होने चाहिए। इंटर स्टेट काम नहीं करना है, नॉन टैक्सेबल वाला काम आपको नहीं करना है। ठीक है, CTP NRTP आप नहीं होने चाहिए, ये सारी चीज़ें। सर्विस आप लोग दे सकते हैं क्या, यस सर्विस दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं, 10% ऑफ टर्नओवर और ₹5 लाख विच एवर इज़ हायर। 10% ऑफ टर्नओवर और ₹5 लाख विच एवर इज़ हायर। कुछ अदर पॉइंट्स पे आ जाते हैं। क्या आप बिल ऑफ सप्लाई दे सकते हैं, यस। आप टैक्स इनवॉइस नहीं दे सकते, रीज़न है कि आप टैक्स लगाते ही नहीं हैं, तब टैक्स इनवॉइस नहीं देंगे, आप बिल ऑफ सप्लाई देंगे। आप कलेक्ट भी नहीं करेंगे और आप ITC भी नहीं लेंगे। RCM भी आपके लिए ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, कॉम्पोजिशन स्कीम में सारे ऑल रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेम पैन, एक पैन के अंदर जितने आते हैं उन सभी को कॉम्पोजिशन स्कीम लेना पड़ेगा। यानी अगर मेरे 3 बिजनेस हैं, एक भिलाई में, एक दुर्ग में और एक रायपुर में, तो ऐसा नहीं कर सकता मैं कि इसके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम ले लूँ और बाकी दोनों के लिए नहीं लूँ। अगर इसके लिए ले रहा हूँ तो इसके लिए भी लेना पड़ेगा और इसके लिए भी लेना पड़ेगा। क्लियर हुआ सभी को? आइए, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या इनके ऊपर RCM लगेगा या नहीं। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बिजनेस एंटिटी को दे रहा है तो यस RCM लग जाएगा। अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस है तो बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए तभी लगेगा। यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल, तो नहीं लगेगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में बिजनेस एंटिटी नहीं, रजिस्टर्ड एंटिटी होनी चाहिए। यहाँ पे रजिस्टर्ड एंटिटी शब्द है, यानी यहाँ पे RCM लगेगा। विवेक गोयल, मैंने कहा ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ड होना चाहिए, ये तो है यहाँ पे। इसको फीस मिल रही है तो यस यहाँ पे RCM लगेगा। और यहाँ पे कंपनी को मिल रही है सर्विस, तो कौन पे करेगा टैक्स, कंपनी टैक्स पे करेगी। कौन पे करेगी, कंपनी। स्पॉन्सरशिप सर्विस है LLP यानी बॉडी कॉर्पोरेट को है तो यहाँ पे भी RCM लगेगा। लीगल फीस है, एडवोकेट का केस है तो यहाँ पे भी RCM लगेगा। अगला, इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को दे रहा है तो यहाँ पे भी RCM लगेगा।
रिकवरी एजेंट कार डीलर को दे रहा है, कार डीलर नॉट अलाउड, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी अलाउड है, तो यहाँ पे आरसीएम नहीं लगेगा। सिक्योरिटी सर्विस अगर मान लीजिए रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं बिल्कुल लग जाएगा, रेगुलर स्कीम है चलेगा। यही अगर कॉम्पोजिशन होता तो नहीं चलता, ये अगर गवर्नमेंट की बात करता तो नहीं चलता। चलिए आगे आते हैं। सुल्तान एंड सन्स का केस है, 2 प्रोडक्ट बेचता है पी और क्यू, 130 लाख का टर्नओवर है, ठीक है। फर्म विश कर रहा है कॉम्पोजिशन स्कीम अच्छी सर्विस का दे रहा है, टैक्सेबल प्रोडक्ट दे रहा है पी और क्यू, विश कर रहा है कि 10/1/10/2 में आ जाए इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर। हाउएवर अकाउंटेंट बोल रहा है कि एग्जेम्प्ट गुड इज़ नॉट एलिजिबल, तो यहाँ पे तो टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों है, तो ये एलिजिबल है। अगर सिर्फ एग्जेम्प्ट होता तो ये क्या हो जाता, इनएलिजिबल। अगर आप देखेंगे ना तो कंडीशन में यहाँ पे नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोला है, वहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई तो हो ही रहा है ना, तो इस वजह से क्या हो जाएगा वहाँ पे एलिजिबल हो जाएगा, ये ले सकता है। फिर क्या बोल रहे हैं, कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाहता है, इसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, क्या ये कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता है? जी हाँ, ये कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता है, ठीक है। तो पिछले साल का टर्नओवर देखेंगे, पिछले साल के टर्नओवर से अगले साल का टर्नओवर चेक करते हैं, ठीक। अच्छा सॉरी माफ़ करना, क्रॉस कर रहा है, सॉरी माय मिस्टेक, क्रॉस कर रहा है 1.5 करोड़ का। तो अगर जिस भी समय आपका कॉम्पोजिशन स्कीम का लिमिट टूट जाएगा ना, आपको कॉम्पोजिशन स्कीम से क्या होना पड़ेगा, बाहर होना पड़ेगा। ये दिसंबर में कॉम्पोजिशन स्कीम का लिमिट को तोड़ रहा है, तो इसको दिसंबर में कॉम्पोजिशन स्कीम से क्या करना पड़ेगा, मूव आउट करना पड़ेगा। क्लियर है? मैं क्वेश्चन रीड नहीं कर रहा हूँ, आप पॉज करके रीड कीजिएगा। यहाँ पे मैंने ना क्रॉस वर्ड छोड़ दिया था, याद रखिएगा, क्रॉस कर रहा है यानी कि आपको दिसंबर में छोड़ना पड़ेगा। बताइए एलिजिबल है क्या 10/1/10/2 के लिए? ट्रेडिंग ऑफ पान मसाला करता है। सर पान मसाला पाती में आ रहा है, लेकिन पाती में याद रखना मैन्युफैक्चरिंग नॉट अलाउड, ट्रेडिंग इज अलाउड, एलिजिबल। सर ये सुगम मैन्युफैक्चरर है, ये नेबरिंग स्टेट्स में बेच रहा है, यानी इंटर स्टेट कर रहा है, इंटर स्टेट कर रहा है तो नॉट अलाउड। सुब्रमण्यम जी हैं, 120 लाख यानी 1.2 करोड़ है, 10/1/10/2 में आना चाहते हैं, ठीक है। और वन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस में आना चाहते हैं, दूसरे में नहीं आना चाहते हैं, दूसरे में नॉर्मल रखना चाहते हैं। क्या ये अलाउड है? नहीं। मैंने आपको बताया था ना, अगर मेरा 3 जगह पे धंधा है, भिलाई, दुर्ग और रायपुर, तो या तो मैं तीनों में ही कॉम्पोजिशन स्कीम में आऊँगा या तीनों में ही नहीं आऊँगा। मैं ये नहीं कर सकता कि भिलाई दुर्ग के लिए आ जाऊँ और रायपुर के लिए ना आऊँ। क्वेश्चन नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेच रहे हैं, राजस्थान में लोकेटेड है, एंड नॉट एंगेज इन इंटर स्टेट सप्लाई, सर्विस के लिए है भी नहीं, टर्नओवर 45 लाख है, बोल रहे हैं। अच्छा रिपेड और सर्विस यानी कि सर्विस वाले हैं और इनका टर्नओवर 45 लाख है, बोले 10/1/10/2 में आ सकते, तो आंसर क्या होगा, नहीं आ सकते। सर्विस वालों के लिए तो जो लिमिट है वो 10/2A में दी गई है, उनको जो कंडीशन दी गई है वो कहाँ दी गई है, 10/2A में, उनको फैसिलिटी 10/2A में दी गई है। तो क्या ये 10/2 में आएंगे? यस 10/2A में आ जाएंगे, ठीक है। टैक्स बताइए कितना होगा, अगर उसका टर्नओवर 35 लाख है तो 35 लाख का 6% निकाल लो, उतना टर्नओवर हो जाएगा, जो कि होगा 2,10,000। अगला, यूनाइटेड इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई कर रहा है ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, 1 करोड़ 20 लाख का टर्नओवर है, रिपेयर और मेंटेनेंस सर्विस भी देना चाह रहा है। कॉम्पोजिशन स्कीम में बताइए कितना दे सकता है, ठीक है। तो सर्विस कितना दे सकता है, 10% ऑफ टर्नओवर और ₹5 लाख, तो 10% ऑफ टर्नओवर कितना हो जाएगा, 12 लाख, 12 लाख और 5 लाख, हायर क्या हो जाएगा आपका 12 लाख। गॉट इट एवरीवन? वेदर फर्म कैन ऑप्ट, हाँ ऑप्ट तो कर सकता है, क्योंकि 1.2 करोड़ है यानी 1.5 करोड़ से कम है, 1.5 करोड़ से कम है, इसका मतलब क्या है कि भैया आप एलिजिबल हैं। गॉट इट एवरीवन? तो ये आप देख लीजिएगा, कोई भी डाउट आपको इसके अंदर नहीं होना चाहिए। गॉट इट? अगर कोई डाउट रहे तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।